नमस्कार बच्चों, क्लास 10th के फर्स्ट केमिस्ट्री लेक्चर में आपका स्वागत है। मैं अंकित श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल केमिस्ट्री विद फन में। और आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए क्लास 10th का केमिस्ट्री सिलेबस और उसके अंतर्गत कितने सारे चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद फिर हम अपना फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को कंटिन्यू करेंगे। आइए आप हमसे जुड़े रहिए और हम आपको एक एक करके सब कुछ बताने की और सब कुछ समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए बच्चों, क्लास 10th के केमिस्ट्री में आपको टोटल 5 चैप्टर्स पढ़ने हैं, जिसमें सबसे पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, इस चैप्टर के अंतर्गत आपको केमिकल रिएक्शन के कौन कौन से कंडीशन होते हैं, आप किस प्रकार से आइडेंटिफाई कर पाओगे कि केमिकल रिएक्शन कहाँ हो रहा है, नहीं हो रहा है, और कौन कौन से टाइप के केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उनके इक्वेशंस कैसे लिखे जाते हैं, हम इनके बारे में इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद सेकंड चैप्टर जो है वो एसिड, बेस और सॉल्ट है। थर्ड चैप्टर मेटल, नॉन मेटल है। फोर्थ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है। और पांचवा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है। ये 5 चैप्टर के अंतर्गत आपका पूरा केमिस्ट्री का सिलेबस यही इसी में इन्वॉल्व है, और इतना ही आपको पूरे क्लास 10th में पढ़ना है। आज जो बेसिकली हम बात करेंगे बच्चों, वो करेंगे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस को लेकर के। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले आपसे बात करें कि हम केमिकल रिएक्शन किसको कहते हैं। देखिए, केमिकल रिएक्शन क्या चीज़ है। कहता है कि जब 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो आपस में रिएक्ट करके कुछ नए सब्सटेंस का निर्माण करते हैं, जिनकी प्रॉपर्टी पहले वाले से एकदम अलग होती है। तो अगर आपको ऐसा कहीं ऑब्जर्वेशन दिख रहा है जिसमें 2 सब्सटेंसेस या उससे अधिक सब्सटेंसेस रिएक्ट करके कुछ नया बनाते हैं, तो इस प्रोसेस को हम केमिकल रिएक्शन का नाम देते हैं। देखिए, यहाँ कहता है कि जब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें न्यू सब्सटेंसेस का निर्माण होता है और वो न्यू सब्सटेंस की प्रॉपर्टी भी न्यू होती है, यानी वैसा प्रोसेस जिसमें नए सब्सटेंस और उनके नए प्रॉपर्टी का निर्माण होता है, वो केमिकल रिएक्शन कहलाते हैं। अब केमिकल रिएक्शन में होता क्या है कि ऐसा नहीं होता कि एक एलिमेंट का एटम दूसरे एलिमेंट के एटम में चेंज हो जा रहा है, ऐसा नहीं होता है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में बस एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है। जैसे एग्जांपल के लिए सपोज कीजिए, मान लीजिए कि हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन के आपस में रिएक्ट करने से हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण हो रहा है, सपोज कीजिए बच्चों। तो देखो यहाँ होता क्या है, यहाँ पर होता ये है कि हाइड्रोजन का अरेंजमेंट अभी हाइड्रोजन के साथ है, क्लोरीन का अरेंजमेंट क्लोरीन के साथ है। जब ये केमिकल रिएक्शन होगा तो यहाँ से क्या होगा, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड और क्लोरीन क्लोरीन का बॉन्ड आपस में क्लीव करेगा, और हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में जुड़ करके 2 मोल हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण कर लेंगे। यानी जो हाइड्रोजन पहले हाइड्रोजन से जुड़ा था वो हाइड्रोजन अब क्लोरीन से जुड़ गया, जो क्लोरीन क्लोरीन से जुड़ा था वो क्लोरीन अब हाइड्रोजन से जुड़ गया। तो किसी भी केमिकल रिएक्शंस में बस एटम्स का रीअरेंजमेंट हो जाता है और हम लोगों को कुछ नए सब्सटेंस मिल जाते हैं। अब यहाँ क्या है कि जो HCl की प्रॉपर्टी होगी वो हाइड्रोजन और क्लोरीन के प्रॉपर्टी से एकदम अलग होगा, और इसीलिए ये एक केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, अब देखिए हम बातें करते हैं कि हम अपने डेली लाइफ में, अच्छा एक और बात, मान लीजिए कि आपके पास एक मैग्नीशियम रिबन है। तो मैग्नीशियम रिबन को जब हम जलाते हैं तो मैग्नीशियम रिबन के जलने से वाइट लाइट का प्रोडक्शन होता है और एक वाइट पाउडर मिलता है जिसको मैग्नीशियम ऑक्साइड कहा जाता है। अब देखो, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले हम उसको रगड़ करके पहले साफ करते हैं। ठीक है, और रगड़ करके साफ क्यों करते हैं भैया, उसकी बात हम थोड़ी देर बाद करेंगे। पहले ये देख लो कि केमिकल रिएक्शंस में भी 2 पार्ट होता है, एक होता है रिएक्टेंट और दूसरा होता है प्रोडक्ट। हम रिएक्टेंट किसको कहते हैं, तो ऐसा सब्सटेंस जो आपस में जुड़ करके केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं, मतलब जो भी चीज़ केमिकल रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं वो रिएक्टेंट कहलाते हैं, और केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो नया चीज़ हमको मिलता है वो प्रोडक्ट कहलाता है। देखो यहाँ कहता है कि वैसा सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है वो रिएक्टेंट है, और जो नया सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट के रूप में बनता है वो प्रोडक्ट कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए, कहता है कि जो प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी होती है वो रिएक्टेंट के प्रॉपर्टी से पूरी तरह अलग होती है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए सपोज कीजिए, अभी अभी हम बात कर रहे थे मैग्नीशियम रिबन की,
तो मान लीजिए कि हम मैग्नीशियम रिबन को जब जलाते हैं तो मैग्नीशियम रिबन के जलने से मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो सपोज कीजिए कि आपके पास मैग्नीशियम का रिबन है, आप उसको जला रहे हैं यानी ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये आपस में रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी MgO बनाता है। अब देखिए यहाँ पे जो MgO बनेगा, ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, इस मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रॉपर्टी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों के प्रॉपर्टी से पूरी तरह से अलग होगी। ठीक है, तो हम कहते हैं कि यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अब देखो, अब कहता है कि जब हम मैग्नीशियम रिबन को जलाना चाहते हैं तो उसके पहले मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से रगड़ करके साफ किया जाता है। अब मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से रगड़ने की क्या आवश्यकता है? तो देखिए होता क्या है कि मैग्नीशियम रिबन के ऊपर में मैग्नीशियम ऑक्साइड का या मैग्नीशियम कार्बोनेट का लेयर हो सकता है, उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड या मैग्नीशियम कार्बोनेट का लेयर होता है। जब उसको सैंड पेपर से रगड़ा जाता है तो वहाँ से मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर हट जाता है और उसके बाद हम जलाते हैं तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड मतलब जलने के बाद काफ़ी ब्राइट फ्लेम देता है और वो मैग्नीशियम ऑक्साइड का मतलब राख के रूप में मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण कर लेता है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जिस समय मैग्नीशियम जलता है उस समय बहुत ही ज़्यादा ब्राइट वाइट लाइट का प्रोडक्शन होता है जो हमारी आंखों के लिए काफ़ी हार्मफुल साबित हो सकता है। ठीक है, अब कहता है कि हम अपने दैनिक जीवन में, हम अपने आसपास अपने इन्वायरमेंट में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस को होते हुए प्रतिदिन देखते हैं, जैसे फल का पकना, दूध का खट्टा हो जाना, दही का बनना, कैंडल का जलना, ये जितने भी चीज़ें हैं ये केमिकल रिएक्शंस की देन होती हैं। इसमें केमिकल रिएक्शन होता है और केमिकल रिएक्शन एक परमानेंट चेंज होता है। जैसे एग्जांपल में देखो, भोजन का पकना, दूध का खट्टा होना, भोजन का पच जाना, इसके बाद है दही का बनना, रेस्पिरेशन, लोहा में जंग लगना, इसके बाद वैक्स का या अगरबत्ती का जलना, फ्यूल का जलना, ये जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं ये सब केमिकल रिएक्शंस के ही देन होते हैं और ये इसमें केमिकल रिएक्शन होता है। ठीक है, आइए अब आगे बात करते हैं भैया केमिकल रिएक्शन की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है। आखिर हम कैसे पता करेंगे कि कहीं भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो केमिकल रिएक्शन के कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसको देख करके ये बताया जा सकता है कि हाँ यहाँ केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा। जैसे सबसे पहला कैरेक्टर की बात करें तो जब केमिकल रिएक्शन होता है तो वहाँ से गैस इवॉल्व होता है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि सारे केमिकल रिएक्शन में गैस इवॉल्व ही होंगे, लेकिन जहाँ से गैस का इवोल्यूशन हो रहा है वहाँ केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा। दूसरा, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है इनसॉल्यूबल सब्सटेंस जो कि नीचे बैठ जाता है या ऊपर तैरने लगता है, तो वो प्रेसिपिटेट कहलाता है। ठीक है, इसके बाद फिर केमिकल रिएक्शन होता है तो वहाँ कलर में बदलाव आ जाता है। दूसरा है कि जिस समय केमिकल रिएक्शन होगा उस समय टेम्परेचर में बदलाव आएगा, या तो वहाँ का टेम्परेचर बढ़ेगा या तो टेम्परेचर घटेगा। अगर किसी केमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, और किसी केमिकल रिएक्शंस को कराने के लिए अगर हीट देना पड़ रहा है, मतलब हीट की आवश्यकता पड़ रही है, तो वो एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहलाएगा। ठीक है, और एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें स्टेट में चेंज आता है। आप जानते हो कि स्टेट बेसिकली 3 होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो हो सकता है वो सॉलिड से लिक्विड हो जाए या सॉलिड से डायरेक्ट वेपोरेट कर जाए। तो इन सभी के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। सभी कैरेक्टर के बारे में हम आपको समझाते हैं। देखिए, जैसे सबसे पहला है कि जब जिंक और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड आपस में रिएक्शन करते हैं तो वहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलता है। यानी ये सबसे पहला है इवोल्यूशन ऑफ गैस का एग्जाम्पल। मान लीजिए कि आपके पास जिंक मेटल है, जब जिंक मेटल सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कर रहा है तो सल्फ्यूरिक एसिड हम डाइल्यूट ले रहे हैं। डाइल्यूट मतलब उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ZnSO4 का निर्माण करेगा और यहाँ पर H2 गैस निकलता है। H2 जो है वो गैस के रूप में निकल जाता है। यहाँ G है, G फॉर गैसियस। तो बच्चों देखिए यहाँ होता क्या है, जिस समय जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है। ये आपका एक तरह से एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन का भी एग्जाम्पल हो सकता है, क्योंकि यहाँ से हीट इवॉल्व होता है। जिस बर्तन में या जिस बीकर में ये रिएक्शन होता है वो गर्म हो जाता है, तो जहाँ से हीट प्रोड्यूस हो रहा है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद कहता है कि केमिकल रिएक्शन बिटवीन सोडियम कार्बोनेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो देखिए, सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3, जब ये रिएक्शन करेगा HCl से
तो यहाँ से निकलेगा आपका NaCl प्लस H2O प्लस CO2, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा है बच्चों, ठीक है। इसको बैलेंस कर दीजिए, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 NaCl, देख लो बैलेंस्ड है, यानी 2 NaCl, यहाँ पर 1 क्लोरीन है, यहाँ भी 2 से गुना कर देंगे, 2 हाइड्रोजन, हाँ बैलेंस हो गया, ठीक है। तो बैलेंस और अनबैलेंस क्या है इसके बारे में इसी लेक्चर में बात करेंगे आगे, ठीक है। हम बस चाहते हैं कि जितनी रिएक्टेंट के एटम्स की संख्या है उतनी ही प्रोडक्ट की रहे, ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन के यहाँ से निकल रहा है बच्चों, तो हम कह सकते हैं कि ये भी रिएक्शन इवोल्यूशन ऑफ गैस को शो कर रहा है, ठीक है। अब देखिए दूसरे प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो दूसरे प्रॉपर्टी में है प्रेसिपिटेट का बनना। अब हम प्रेसिपिटेट किसको कहते हैं भाई, तो कहता है कि द सॉलिड प्रोडक्ट विच सेपरेट आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। जब भी कभी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो 2 लिक्विड को हम आपस में मिलाते हैं। अब 2 लिक्विड के मिलने से एक लिक्विड नीचे सेटल डाउन हो जाएगा कुछ सॉलिड प्रोडक्ट के रूप में, तो जो भी चीज केमिकल रिएक्शन के बाद नीचे बॉटम में बैठ जाता है वो प्रेसिपिटेट कहलाता है। यहाँ एक आपको एग्जाम्पल देते हैं, जैसे देखिए पोटेशियम आयोडाइड है, पोटेशियम आयोडाइड है, जब ये रिएक्ट करेगा लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन से PbNO3, जब ये लेड नाइट्रेट से रिएक्ट कर रहा है तो देखो क्या होगा, लेड नाइट्रेट PbNO3 जब ये रिएक्ट करेगा तो ये आपका बना देगा पोटेशियम नाइट्रेट और यहाँ से निकलेगा लेड आयोडाइड PbI। इसमें लेड आयोडाइड जो होता है ये येलो कलर का होता है, तो नीचे में आप लिख दीजिएगा येलो प्रेसिपिटेट, येलो PPT का निर्माण कर दिया ये, ठीक है। अच्छा दूसरा क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन जब बैरियम क्लोराइड से होता है तो बैरियम सल्फेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड है आपका H2SO4, जब ये रिएक्शन करेगा बैरियम क्लोराइड से यानी BaCl2 से, तो BaCl2 रिएक्ट करके बनाएगा आपका BaSO4 प्लस 2HCl। तो यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पे जो बैरियम सल्फेट है ये वाइट कलर का होता है, ये आपका वाइट प्रेसिपिटेट बनाता है, ये जो आपका बनाएगा ये वाइट प्रेसिपिटेट का निर्माण करेगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये वाइट PPT है, वाइट PPT, वाइट प्रेसिपिटेट। तो इन सभी रिएक्शंस को हम प्रेसिपिटेट के बनने के आधार पे कह सकते हैं कि यहाँ केमिकल चेंज हो रहा है, ठीक है। अब हम अगली बात करते हैं चेंज इन कलर की। देखिए आपको केमिकल रिएक्शंस को कलर के चेंज आने पर भी, मतलब कलर में चेंज आने के आधार पर भी हम कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही होगी। जैसे एग्जांपल के लिए देखो, जब सिट्रिक एसिड जो है वो पोटेशियम परमैंगनेट से रिएक्ट करता है बच्चों, पोटेशियम परमैंगनेट पर्पल कलर का होता है। जब सिट्रिक एसिड पोटेशियम परमैंगनेट से रिएक्शन करेगा तो जो उसका पर्पल कलर है उसको डिस्कलराइज कर देगा, यानी पर्पल से वो कलरलेस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो रिएक्शन है पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, जब ये सिट्रिक एसिड से रिएक्शन करेगा, यही सिट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है बच्चों C6H8O7। तो सिट्रिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, H2O निकल रहा है और Mn2+ ये आयोनाइज हो रहा है। ये क्या करता है कि इसके पर्पल कलर को कलरलेस कर देता है। इसके बाद जब सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो पोटेशियम डाइक्रोमेट से रिएक्ट करता है, एसिडिफाइड मतलब वहाँ एसिड सॉल्यूशन भी प्रेजेंट है, तब पोटेशियम परमैंगनेट का जो ऑरेंज कलर है वो ग्रीन में चेंज हो जाता है। तो बच्चों ये है आपका पोटेशियम परमैंगनेट, सॉरी पोटेशियम परमैंगनेट नहीं, पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो ये है आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट, जब ये रिएक्ट करेगा सल्फर डाइऑक्साइड से तो ये ऑरेंज कलर का है और रिएक्ट करने के बाद ये पोटेशियम सल्फेट का निर्माण कर रहा है, क्रोमियम सल्फेट का निर्माण कर रहा है और वाटर का निर्माण कर रहा है, वाटर वेपर का निर्माण कर रहा है। तो यहाँ से क्या होगा कि जो क्रोमियम सल्फेट है ये आपका ग्रीन कलर का हो जाएगा, तो ये ऑरेंज से ग्रीन कलर में चेंज हो गया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो केमिकल रिएक्शन है ये कलर के आधार पे, मतलब इसमें चेंज इन कलर आ रहा है। अब देखिए आगे है चेंज इन टेम्परेचर। तो देखिए बच्चों, तापमान के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं। एक होता है ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व हो रहा है, हीट निकल रहा है। तो अगर किसी केमिकल रिएक्शन में हीट निकलता है तो उसको हम एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहते हैं, और अगर किसी केमिकल रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होता है तो उसको एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहा जाता है।
और अगर किसी केमिकल रिएक्शन में हीट की आवश्यकता पड़ती है, मतलब जब तक हम उसको हीट नहीं देंगे वो केमिकली रिएक्ट करेगा ही नहीं, तो ऐसे रिएक्शन को एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। तो मान लीजिए कि कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर आपस में रिएक्शन करते हैं। ये हमारे डेली लाइफ में ऑब्जर्व करने लायक रिएक्शन है। आप सूखा हुआ चूना को जब पानी में डालते हो तो देखना वो उबलना शुरू कर देता है, और जो बाल्टी है या जिस बर्तन में हम उसको रखते हैं वो बर्तन गर्म हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर रिएक्ट किए तो उनके रिएक्ट करने से किसी थर्ड प्रोडक्ट का निर्माण हुआ जो हीट प्रोड्यूस कर रहा है, और यहाँ हीट निकल रहा है, इसीलिए हम कहते हैं ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है। और वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब होगा उसको एंडोथर्मिक कहा जाता है। जैसे बैरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड, ये आपस में जब रिएक्ट करते हैं तो इससे अमोनिया बनता है। मेजर प्रोडक्ट अमोनिया बनाने के लिए इस रिएक्शन को कराया जाता है, और यहाँ बैरियम क्लोराइड भी बनेगा और वाटर वेपर भी बनेगा। लेकिन इस रिएक्शंस को कराने के लिए बहुत ज़्यादा हीट देना पड़ता है, हीट ये एब्जॉर्ब करेगा। तो ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसको हम हीट देते हैं वो एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहलाता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं चेंज इन स्टेट की। तो कुछ कुछ केमिकल रिएक्शन जो हैं वो स्टेट में बदलाव लाने के आधार पर या स्टेट बदलने के आधार पर भी कैरेक्टराइज किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक वैक्स है, मोमबत्ती है, तो मोमबत्ती को जब आप जलाइएगा तो उसके कंबसन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होता है। तो वैक्स सॉलिड है, उससे वो गैस में चेंज हो रहा है, और वाटर वेपर भी रिलीज होता है। तो वैक्स सॉलिड है, उससे लिक्विड भी चेंज हो रहा है। तो ये सॉलिड से लिक्विड का बदलना और सॉलिड से गैस में चेंज होना, ये आपका केमिकल रिएक्शन का मतलब कह सकते हैं कि ये स्टेट में बदलाव है, और इसके आधार पर भी केमिकल रिएक्शन को कैरेक्टर। आइए बच्चों, अब हम डिस्कस करते हैं एक नए टॉपिक के बारे में जो कि चैप्टर के मेन हेडिंग में भी इन्वॉल्व था, केमिकल इक्वेशन। अब क्वेश्चन ये है कि केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन में फ़र्क क्या होता है। तो हम आपको बताएं कि जब दो पदार्थ आपस में रिएक्ट करके किसी तीसरे को बनाते हैं जिसकी प्रॉपर्टी पहले दो से अलग होती है, वो केमिकल रिएक्शन कहलाता है। लेकिन जब हम किसी सिंबल के द्वारा या किसी फॉर्मूला के द्वारा केमिकल रिएक्शन को लिखते हैं तो इस रिप्रेजेंटेशन को केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। यानी अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से पानी बन रहा है बच्चों, तो उसको आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे। तो आप हाइड्रोजन का फॉर्मूला H2 रखते हो, ऑक्सीजन का फॉर्मूला O2 रखते हो, और उनके कॉम्बिनेशन से H2O तैयार होता है। तो यहाँ जो हम हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और वाटर के लिए फॉर्मूलाज पुट करके इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इस रिप्रेजेंटेशन को केमिकल इक्वेशन कहते हैं। आइए देखिए, समझिए। कहता है कि द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूला ऑफ सब्सटेंस इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। किसी केमिकल रिएक्शन में जितनी भी सब्सटेंस रिएक्ट कर रहे हैं, बन रहा है, तो इनको अगर हम उनके सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं तो इस रिप्रेजेंटेशन को ही केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। अब इक्वेशन दो तरह का होता है, एक वर्ड इक्वेशन होता है और दूसरा स्केलेटल इक्वेशन होता है जिसमें हम उनके फॉर्मूला को पुट करते हैं। जैसे हम मान लीजिए यहाँ पर लिखे कि जब कार्बन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो इनके रिएक्ट करने से कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। इनके रिएक्ट करने से कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो कार्बन के लिए हम क्या सिंबल पुट करते हैं, C, ऑक्सीजन के लिए O2, और जब ये आपस में रिएक्ट करेगा तो प्रोडक्ट CO2 बनाएगा। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन आप देख रहे हो कि इस रिएक्शन को इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया गया, यही आपका केमिकल इक्वेशन है। उसी प्रकार से मान लीजिए कि हाइड्रोजन और नाइट्रोजन आपस में रिएक्ट करके अमोनिया का निर्माण कर रहे हैं। आपस में रिएक्ट करके अमोनिया बना रहे थे। इसको कैसे पुट करेंगे, तो हाइड्रोजन के लिए H2, नाइट्रोजन के लिए N2, और आपस में रिएक्ट करके अमोनिया NH3। इसको बैलेंस कर दो तो यहाँ 2 नाइट्रोजन, यहाँ 1 नाइट्रोजन, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अभी हम बात करेंगे कि मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं। ठीक है, देखिए, तो अब हम बात करते हैं केमिकल इक्वेशन के प्रकार की। तो केमिकल इक्वेशन दो तरह के होते हैं। कुछ कुछ ऐसे केमिकल इक्वेशन होते हैं जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के एटम्स की संख्या इक्वल होती है। तो अगर किसी केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की संख्या इक्वल है तो वो आपका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाता है, और जिसमें इक्वल नहीं है वो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाएगा।
आइए बच्चों, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन की। तो केमिकल इक्वेशन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और दूसरा होता है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड में फर्क क्या है? कुछ ऐसे केमिकल इक्वेशन होते हैं जिनमें रिएक्टेंट के टोटल एटम्स की संख्या और प्रोडक्ट के टोटल एटम्स की संख्या इक्वल होती है। तो अगर ऐसा कोई रिएक्शन है जिसमें अलग अलग एलिमेंट के एटम्स की संख्या, चाहे वो रिएक्टेंट साइड हो या प्रोडक्ट साइड हो, दोनों इक्वल है, तो वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाता है। जैसे मान लो यहाँ डेफिनेशन देखा जाए तो द केमिकल इक्वेशन विच हैज इक्वल नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज कॉल्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड में अलग अलग एटम्स जो हैं, अलग अलग एलिमेंट्स के, उनकी संख्या बराबर होनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल देखो, मान लो तुम्हारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब तुम हीट करोगे तो ये बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर अगर हम एटम्स को काउंट करें तो रिएक्टेंट कैल्शियम कार्बोनेट हुआ, प्रोडक्ट ये दोनों हुआ, तो यहाँ पर कैल्शियम एक है, यहाँ भी कैल्शियम एक है, यहाँ एक कार्बन, यहाँ भी एक कार्बन, यहाँ 3 ऑक्सीजन, देखो यहाँ 1 और 2 3 ऑक्सीजन, मतलब टोटल एटम्स की संख्या आपस में इक्वल होती है। और किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की आवश्यकता इसलिए होती है ताकि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का पालन कर सके। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्लास 9th के बच्चों को बताया जाता है कि किसी भी केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट का टोटल मास प्रोडक्ट के टोटल मास के इक्वल होना चाहिए। जब एटम्स ही इक्वल नहीं होंगे नंबर में, तो फिर कहाँ से उनका मास इक्वल होगा? ठीक है, इसलिए हम इसको बैलेंस करते हैं। और भी एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए कि आपके पास जिंक है और इसका रिएक्शन हम सल्फ्यूरिक एसिड से करा रहे हैं, तो यहाँ क्या होता है भैया? यहाँ होता ये है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाता है। हाइड्रोजन जो है वो जिंक से लेस रिएक्टिव है, तो जिंक उसके जगह पे जाकर बैठेगा, उसको निकाल देगा, तो यहाँ से निकल जाएगा H2 गैस, यहाँ से H2 गैस निकल गया। तो अब यहाँ पर तुम एटम अगर काउंट करो तो जिंक एक, 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर, 4 ऑक्सीजन इक्वल है। उसके बाद अगर आप बात करें तो मान लीजिए कि आपके पास सिल्वर सल्फेट है AgSO4 और इसकी रिएक्शन अगर आप जिंक से करा रहे हो तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ बनेगा ZnSO4 और प्लस Ag। तो यहाँ भी अगर आप देखें तो ये भी आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसमें क्या होता है? S एक है, Ag एक है, 4 ऑक्सीजन, 1 जिंक, यहाँ भी बैलेंस्ड है। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन यही होता है बच्चों, जिसमें एटम्स की संख्या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में इक्वल होती है। अब हम बात करते हैं दूसरे टाइप के इक्वेशन की, जिसको अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहा जाता है, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो ऐसा केमिकल इक्वेशन जिसमें एटम्स जो हैं वो एक या अधिक एलिमेंट्स के आपस में इक्वल नहीं होते हैं, ना तो रिएक्टेंट साइड ना प्रोडक्ट साइड। अगर वो अनइक्वल है दोनों साइड तो वो कहलाएगा आपका अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जैसे एग्जांपल के लिए देखो, मान लो कि हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस आपस में रिएक्शन करके HCl बनाया, तो यहाँ ये प्रोडक्ट है, ये दोनों रिएक्टेंट हैं। यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ क्लोरीन 2 है, यहाँ 1 है। तो ऐसे केमिकल इक्वेशन को हम अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का पालन कराने हेतु हमें ऐसे इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है। और इसको बैलेंस करने के लिए हम दोनों में से किसी भी साइड उनके प्रोडक्ट के आगे या रिएक्टेंट के आगे में नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, बीच में नहीं घुसाया जाता है कुछ भी। ठीक है, तो मान लो यहाँ अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो देखो 2 × H, 2 हाइड्रोजन हो गए, 2 हाइड्रोजन, 2 से क्लोरीन में गुना हुआ, 2 से यहाँ ऑलरेडी 2 है, तो इसमें क्या होगा कि 2 क्लोरीन इक्वल, 2 हाइड्रोजन इक्वल। फिर देखिए बच्चों, मान लीजिए कि आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जब इसका रिएक्शन हम कार्बन डाइऑक्साइड से कराते हैं तो इससे बनता है कैल्शियम कार्बोनेट और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगा। सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होता, यहाँ पर देखिए यहाँ से निकलेगा वाटर वेपर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे वाटर वेपर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि कैल्शियम कार्बोनेट जब रिएक्ट करेगा H2O से या फिर CaOH का होल टू रिएक्ट करेगा, तो इस केस में कैल्शियम जो है
उसकी संख्या शायद यहाँ पे इक्वल होती है। एक बार आप काउंट करके देख लो, एक कैल्शियम, 2 ऑक्सीजन और 2 4 ऑक्सीजन, यहाँ पर 3 और 1 4 ऑक्सीजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन। ये तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है। इस एग्जाम्पल को हम लोगों को बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में डिस्कस करना चाहिए था। ठीक है, चलिए अब हम आपको बताते हैं कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है, वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना हो तो उसमें आपको 3-4 चीज़ें ध्यान देनी है। आपको मनोहर कॉन्सेप्ट का यूज करना है। अब बच्चा पूछता है कि सर ये मनोहर कॉन्सेप्ट है क्या? तो मनोहर कॉन्सेप्ट में सबसे ऊपर होता है M, फिर N, फिर O, फिर H। कहने का क्या मतलब है, हम सबसे पहले मेटल को बैलेंस करते हैं, यानी सबसे पहले धातु को बैलेंस किया जाता है। वहाँ जो भी धातु प्रेजेंट रहेगा पहले वो बैलेंस होगा। उसके बाद नॉन मेटल को बैलेंस किया जाता है। नॉन मेटल मीन्स जो वहाँ पे अधातु होते हैं वो बैलेंस्ड होंगे, अधातु बैलेंस्ड होंगे। उसके बाद फिर बारी आएगी ऑक्सीजन की, और सबसे लास्ट में बैलेंस होगा हाइड्रोजन। गलती से कभी भी पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करने की कोशिश मत करना, वरना तुम माथा घिसते रह जाओगे, इक्वेशन जल्दी बैलेंस नहीं होगा। चलो देखो, हम तो कुछ कुछ इक्वेशंस को बैलेंस करके दिखाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर जो इक्वेशन है, फर्स्ट सोडियम और ऑक्सीजन, ये Na2O बना रहा है। यहाँ मेटल सोडियम है, यहाँ देखो सोडियम 1 है, यहाँ सोडियम 2 है, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किए। अब देखिए यहाँ क्या होगा, जब 2 ऑक्सीजन हो गया तो सोडियम की संख्या 4 हो गई, तो हम इसको क्या करेंगे, इस वाले को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस सोडियम को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखो 4 सोडियम 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, बैलेंस हो गया। अगर इसकी बारी करें तो ये H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जब ये टूटता है तो H2 और O2 का निर्माण करता है। तो हम आपको क्या बताएं कि कभी भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दिखे तो पहले ऑक्सीजन बैलेंस होगा, फिर हाइड्रोजन बैलेंस होगा। तो यहाँ पे देखो, इस इक्वेशन में अगर हम ऑक्सीजन को बैलेंस करें तो यहाँ 2 ऑक्सीजन और 1 ऑक्सीजन, यानी 3 है, यहाँ 2 है, हम यहाँ 2 से गुना कर देते हैं। 2 से गुना करने से क्या होगा, ये हो जाएगा 2 और 2 4, यहाँ पे कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई। अब देखिए ऑक्सीजन 2 और 2 4, यहाँ भी 2 दूनी 4, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन, हो गया बैलेंस्ड। अब आगे देखो, यहाँ पर मेटल कौन है, यहाँ पर मेटल है मैग्नीशियम, नॉन मेटल है क्लोरीन, और फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बात करते हैं। तो यहाँ पर एक मैग्नीशियम बैलेंस्ड है, 1 क्लोरीन 2 क्लोरीन, यहाँ हम 2 से गुना कर दिए, 2 क्लोरीन बैलेंस हो गया। अब बारी ऑक्सीजन की, इसके पास 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 1 ऑक्सीजन है, हम 2 से गुना कर दिए, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। और हाइड्रोजन देखो, 2 हाइड्रोजन यहाँ और 2 यहाँ, 2 2 4, 2 दूनी 4, हो गया बैलेंस्ड। देखिए अब अगले इक्वेशन की बात करते हैं। तो अगले इक्वेशन में आयरन 2 है, यहाँ आयरन 1 है, यहाँ 2 है, तो पहले मेटल बैलेंस होगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। और इसमें देखो, इसमें ऑक्सीजन ऑड नंबर है, 3 है, यहाँ पे 2 है। तो अगर ऐसा कोई भी कंडीशन दिखेगा तो ऑड को पहले इवन बना लेना। तो मान लो कि 3 है, तो हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किए, तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये तो 6 हो गया, 6 करने के लिए यहाँ 3 से गुना कर दिए, लेकिन आयरन 4 हो गया। तो इस वाले को क्या करेंगे हम, अब इस वाले को 4 करना होगा। तो यहाँ पर हम पहले इसको हम 4 से मल्टीप्लाई किए। अब देखो तो 4 आयरन 6 ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब यहाँ देखिए, बात करते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में यहाँ 2 एल्यूमिनियम, यहाँ 1 एल्यूमिनियम, 2 से गुना हो गया, एल्यूमिनियम इक्वल हो गए। अब बात करें ऑक्सीजन की, तो 3 और 1 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है भाई, यहाँ 3 दूनी 6 ऑक्सीजन है। तो यहाँ हम कितना से गुना कर दिए, 3 से। अब 3 ऑक्सीजन यहाँ 3 ऑक्सीजन यहाँ, 6 हो गया। अब देखो हाइड्रोजन कितना है, 3 दूनी 6, तो यहाँ पर 3 दूनी 6। देखो 2 एल्यूमिनियम 3 दूनी 6 ऑक्सीजन, 3 यहाँ 6 ऑक्सीजन, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन, 3 2 जा 6। इस प्रकार से आप बैलेंस करते हैं केमिकल इक्वेशन को। उम्मीद करते हैं बच्चों आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर किसी तरह का कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं, और इस लेक्चर का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से आप एक इसका अच्छा सा नोट्स तैयार कर लें। उसके बाद अगले लेक्चर में हम मिलेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस को लेकर के। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।